स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और एक बार फिर से मैं आपको पढ़ा रहा हूं पिछले 30 सालों में पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री के सभी प्रश्न। मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपको एक्सप्लेनेशन अगर आपको सुनना है तो वो आप तभी समझ पाएंगे जब आप क्लास करेंगे। क्लास के लिए मैंने ऑलरेडी 40-45 वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री की बना रखी हैं। आप उतनी वीडियो सही से देख लेंगे तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जितनी भी चीज़ें हैं पहले आप वो वीडियो देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो यहाँ सिर्फ प्रश्नों को सॉल्व कराना है और मैं आपको सिर्फ डिक्टेट कर रहा हूँ। डिक्टेट का मतलब कि चूंकि एग्ज़ाम में समय कम रहता है तो आप अगर सिर्फ सुनेंगे भी कि ये प्रश्न का ये जवाब है, इस प्रश्न का ये जवाब है, सीधे सीधे प्रश्न आने हैं। ऐसा नहीं कि प्रश्न टाल मटोल करके आएंगे, सीधे सीधे सेम प्रश्न उठा के आ जाएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीएससी के आरओ एआरओ की या यूपी पीसीएस की तो ये एग्ज़ाम में बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वहीं से जहां मैंने छोड़ा था। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो आपको पता होना चाहिए, आपको वीडियो देख लेनी चाहिए जिनमें मैंने 2 से 3 वीडियो में सिर्फ युद्ध और संधियों की चर्चा की है। 2 से 3 वीडियो में पूरा पढ़ा दिया। तो आपको पता होना चाहिए सूरत की संधि एकदम सही है, 1775 में हुई थी। मद्रास की संधि 1769 में हुई थी। बसीन की संधि जो है 1802 में हुई थी, ना कि 1803 में। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। ये देख लीजिए, इन संधियों को सही कालक्रम के अनुसार सेट करना है। तो इन सब में सबसे पहले हुई थी, देखिए, इलाहाबाद की संधि। यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि इलाहाबाद की संधि पहले हुई थी, फिर हुई थी 1782 में सालबाई की संधि, फिर हुई थी मैंगलोर की संधि और लास्ट में हुई थी अमृतसर की संधि। अब ऐसा कौन सा पहला भारतीय राज्य था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, देखिए पहला क्वेश्चन तो सबसे पहला राज्य कौन था जिसको सहायक संधि के माध्यम से लॉर्ड वेलेस्ली ने लिया था। फिर दूसरा प्रश्न ये भी आता है कि कौन कौन से राज्य थे, तो याद रखिएगा सबसे पहला राज्य था हैदराबाद। सबसे पहला राज्य था क्या? हैदराबाद। हैदराबाद के अलावा मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, ये जितने थे, याद रखिएगा ये जितने थे, ये सब के सब ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। निजाम ने भी 1758 में इस संधि को स्वीकार किया था। उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण कब हुआ था? तो 1877 में अवध का एकीकरण हुआ था। देखिए, एक थे वेलेस्ली। वेलेस्ली ने क्या की? सहायक संधि की। उसके बाद आए डलहौजी। डलहौजी ने हड़पना शुरू किया। हड़पना शुरू किया गलत तरीके से, सही तरीके से, जैसे उसको मिला हड़पना शुरू किया। तो सबसे पहला हड़प नीति के आधार पर, याद रखिएगा, उपरोक्त सभी का मतलब हड़प नीति किस पर लागू किया? ठीक, मांडवी पर भी, सूरत पर भी, जालौर पर, इन सब को हड़प नीति के अंतर्गत में डलहौजी ने ले लिया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये प्रश्न अक्सर आता है, आप एक दो पहले को रट लेते हैं जबकि एग्जाम में क्या आता है, डलहौजी ने कौन कौन से राज्यों को हड़प नीति के अनुसार हड़पा अपने में। ठीक, तो ये एग्जाम में बार बार पूछता है, आपको उसी हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। अगला आ जाता है नेक्स्ट, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो डलहौजी ही ऐसा आदमी था जिसने सिक्किम का भारत में क्या किया? विलय कर दिया। ठीक, मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत है, 8-10 दिन 15 दिन जो भी है, चूँकि मेरा पैर में फ्रैक्चर है इस वजह से मैं मूवमेंट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ हर चीज़ को कंप्लीट कराने की। ठीक है, तो सिक्किम में भारत का विलय किसने किया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लॉर्ड डलहौजी। एक और चीज़, ये इन लोगों ने आगे जो लॉर्ड लगाने की प्रक्रिया शुरू की थी बहुत बेवकूफ़ी भरी थी। ये सब लॉर्ड उन लोगों ने जानबूझ के लगाया ताकि कोई भी बोले लॉर्ड का मतलब भगवान थोड़े न थे डलहौजी। अब फिर सही सुमेलन, मतलब आपको रट लेनी चाहिए। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो हुई थी 1765 में। उसके बाद याद रखिए, एक्स लॉ शैपल की संधि हुई थी 1748 में। फिर मद्रास पर अधिकार कब हुआ था? 1746 में। और डुप्ले की पदच्युतता। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, फिर से वही, देखिए कालक्रम के अनुसार। एक प्रश्न इस टाइप का आपको अक्सर मिल जाएगा कि काल। फिर हम लोग वहीं से शुरू करते हैं अगले प्रश्न को। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय, वर्मा का विलय। ये विलय क्या था? याद रखिए, सबसे बड़ी बात, अलग अलग राज्यों को अंग्रेजों ने अपने में मिलाना शुरू किया, जिनमें सबसे पहले सिक्किम को 1850 में सिक्किम को, पंजाब को 1849 में, वर्मा का 1852 में और झांसी का विलय 1853 में। ये आप रट लेना चाहिए आप सभी लोगों को, ठीक है ना। अब विलय का सिद्धांत पर विचार करिए और उनको कालक्रम के अनुसार सेट करिए। तो सबसे पहले सतारा का विलय हुआ, फिर किसका विलय हुआ? बघाट का विलय हुआ, फिर किसका? उदयपुर का, और सबसे लास्ट में झांसी का। आपको इन सब से बचने के लिए मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, सहायक संधि। याद रखिए, सहायक संधि स्वीकार करने वाले सबसे पहला राज्य था हैदराबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सहायक संधि किसने सबसे पहले स्वीकार करी? हैदराबाद ने।
फिर क्या था? मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी, भरतपुर, इंदौर के होलकर राज्य ने इस संधि को स्वीकार नहीं किया। तो एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा? एग्जाम में पहला आएगा कि सबसे पहले किसने स्वीकार करी, किसने नहीं स्वीकार करी ये भी आएगा, और इनमें से कौन कौन से ने स्वीकार करी ये भी आएगा। तो याद रखिएगा, होलकरों ने इसको नहीं स्वीकार करी थी। जॉन शोर की नीति को किस नीति में अपनाया गया? तो वो किसी में हस्तक्षेप नहीं करता था। जो जॉन शोर था वो किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करता था। जैसे कोई हड़पना चाहता था, कोई सहायक संधि करता था। वेलेजली की क्या फेमस है? सहायक संधि। डलहौजी की क्या है? हड़प नीति। और ये आपकी जानकारी के लिए मैंने इसको वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, तो मैं यहाँ एक्सप्लेन इसीलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि आप वीडियो में पढ़ने के बाद ही इसको देख रहे हैं। ये तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर है ना, ठीक। इसको एग्जाम में जाने से पहले 2 से 3 बार पढ़ के जाइएगा। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब गद्दी से उतारा? 1856 में। कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य विलय हुआ? तो जेम्स आउटरम था, ठीक। अगला प्रश्न क्या है? 1802 में पेशवा ने बसई अप्रतिष्ठित सहायक संघ पर हस्ताक्षर किससे पराजित होने के बाद किया? तो इंदौर के होलकरों से पराजित होने के बाद किया। हड़प नीति के अंतर्गत ना हड़पा जाने वाला राज्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए। डलहौजी की जो हड़प नीति में था, सबसे पहले देखिए ऊपर देखिए, सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। क्या नहीं था? अवध नहीं था, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये प्रश्न आता है, बिल्कुल ये प्रश्न बहुत आता है, थोड़ा नहीं आता, बहुत ज़्यादा आता है। अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था, ठीक। तो अक्सर एग्जाम में आप देखेंगे ये प्रश्न आएगा कि वेलेजली की सहायक संधि को किसने किसने अपनाया और डलहौजी की हड़प नीति को किसने किसने अपनाया। तो अब आ जाइए अगले प्रश्न में। सेम चीज़ वही है, कब किसको किसने हड़प नीति में कैसे कैसे अपने आप में विलय किया। तो याद रखिएगा, सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद फिर सेम प्रश्न वही है। फिर आ जाइए अगला, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध के दरमियान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो एमहर्स्ट था, ठीक। ये सब आपको यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप अगर मेरी शॉर्ट ट्रिक सही तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको ये सब में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब आ जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेवेन्यू और जुडिशियल रिफॉर्म क्या क्या हुए थे ब्रिटिश काल में। तो सबसे पहले याद रखिए स्थायी बंदोबस्त की बात करते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की नीति को अपनाया था, जिसमें 10/11 भाग कंपनी को दिया जाता था, 1/11 भाग जमींदार खुद रखते थे। अगला, कौन सा स्थायी बंदोबस्त के अधीन नहीं था? याद रखिए, इसने किसानों के हितों को संरक्षित किया, ये नहीं सही था, क्योंकि इसने तो किसानों को एक तरीके से लूटा ही। कोई भी चीज़ जो अंग्रेजों ने भारत में की वो सब भारतवासियों को लूटने के लिए किए। निम्न बंदोबस्तों में से किसमें जमींदार भू राजस्व संग्रह करने में मध्यस्थ कौन था? स्थायी बंदोबस्त, ठीक है ना। मध्यस्थ कौन था? स्थायी बंदोबस्त में मध्यस्थ था। बंगाल में 1765 की ही अंग्रेजों की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी, ठीक है ना, लगान की समस्या। उस समय कॉर्नवालिस जब आया तो उसने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया। इसमें बीच में जमींदारों को घुसेड़ा उसने, जमींदारों से लुटवाता था वो पैसे, ठीक। स्थायी भूमि के व्यवस्था में आरसी दत्त के क्या विचार थे? ये क्या थे? इन्होंने पूर्ण समर्थन किया स्थायी बंदोबस्त का। अगला आ जाइए, स्थायी बंदोबस्त का सबसे पहला विचार किसका था? मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, स्थायी बंदोबस्त का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो फिलिप फ्रांसिस ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक। किसने लागू किया? वो बिल्कुल सही बात है, कॉर्नवालिस ने, लेकिन पहली बार किसने विचार किया? तो वो था फ्रांसिस, फिलिप फ्रांसिस। 1885 में भारत सरकार के वित्त सदस्य कौन थे? तो एंटोनी मैकडोनाल्ड, ठीक है। कौन थे? मैकडोनाल्ड। अगला आ जाइए, रैयतवाड़ी। देखिए इन सब में प्रश्न जरूर आता है। अब आप फिर मैं बता दूं, मैंने रैयतवाड़ी पे, महलवाड़ी पे और स्थायी बंदोबस्त पे खूब मस्त सा वीडियो बनाया है, जरूर देखिएगा भाई, तभी तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में कौन सा रैयतवाड़ी व्यवस्था इसके क्रियान्वयन से संबंध माना जाता है? तो टॉमस मुनरो का, ठीक है ना। उसके बाद और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये जो आपको दिख रहा है, जोनाथन डंकन बनारस का स्थायी बंदोबस्त से संबंधित थे, टॉमस टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था से, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस से, और महलवाड़ी किससे? हॉल्ट मैकेंजी इससे संबंधित थे। कंपनी के सेवकों के कार्यकारी और न्यायिक अधिकार किसके समय में अलग अलग किए? तो कॉर्नवालिस ने ही अलग किए। लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्याय से सुधारों में उसका सलाहकार कौन था? तो सर विलियम जोन्स, याद रखिएगा, ठीक। भू राजस्व व्यवस्था, वारेन हेस्टिंग द्वारा भू राजस्व व्यवस्था की पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था का प्रमुख कारण क्या था? कंपनी के कर्मचारियों द्वारा व्यवस्था करने, मतलब हेस्टिंग अक्षम था कुल मिला के, ये समझिए। भारत के निम्न वायसराय में किसके कालखंड में इंडियन आईपीसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही भारतीय दंड संहिता 1861 में पारित हुआ, ठीक है ना।
क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सबसे पहले कब पारित हुआ? तो 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। सबसे अधिक बोली जाने वाली भू राजस्व वसूल, सबसे अधिक बोली लगाने को वाले को भू राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का सबसे पहले किसने प्रारंभ किया? तो वारेन हेस्टिंग ने प्रारंभ किया। ठीक, अब आ जाइए अगला प्रश्न। ब्रिटिश साम्राज्य में, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कितना भाग खर्च होता था? तो 52%। देखिए ये प्रश्न गलत था, 52% खर्च होता है। ठीक, किसने शिकायत की कि भू राजस्व के दुष्प्रभावों का कारण 1/3 बंगाल वंचरों के निकाय के जंगल में परिवर्तित हो गया? तो कार्नवालिस ने ही कहा। अब अगले पार्ट को मैं कल कराऊंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं छोटी छोटी वीडियो जानबूझ के बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पैर में थोड़ी दिक्कत है, तो मैं इससे ज़्यादा अभी नहीं बोल पा रहा हूँ, बट मैं वीडियो की लेंथ बढ़ा दूंगा। थैंक यू सो मच।